हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। आपका क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज है, हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है। और ये जो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें एक हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। एंड उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। डी मॉर्गन लॉ को डिफरेंट मेथड से कैसे प्रूव करते हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर सीरीज है ये आपके पास एब्सोल्युटली फ्री लेक्चर सीरीज है। आपको वीकली 3 डेज लेक्चर मिल रहे हैं। आप इसको प्रॉपर वे से सुन सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट मिलता रहे। पहले हम डिटेल थ्योरी कवर कर रहे हैं, उसके बाद आपको वन शॉट लेक्चर्स देंगे ताकि आप एग्जाम टाइम पे उसको प्रिपेयर करके फोकस कर पाएं। सारे लेक्चर फाउंडेशन कोर्स है फॉर आईआईटी जेई, एडवांस जेई और जितने भी इन फ्यूचर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं जिसमें मैथ्स आएगा, उन सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। जैसे हाई लेवल से लो लेवल, एसएससी की बात करूं तब भी आपका ये काम आने वाला है। अगर आप यूपीएससी की बात करूं तब भी ये लेक्चर आपके काम आने वाले हैं। तो इस फॉर्म में लेक्चर फॉर्म जनरेट करेंगे कि आपको डेफिनेटली हर जगह कहीं ना कहीं काम आएंगे। आपको फ्यूचर में मैथ्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना ये मैटर नहीं करेगा। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तब भी ये कंसेप्ट काम आने हैं। अगर आप कहीं जाके डायरेक्टली 12th के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये लेक्चर काम आने हैं। तो शेयर करिए और आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डी मॉर्गन लॉ। फर्स्ट डेफिनेशन डी मॉर्गन लॉ। पहले हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए, देन इस लॉ का मीनिंग लिखेंगे। मैं मैथमेटिकली कुछ कुछ लिख दूंगा, आप रट लेंगे, बेनिफिट नहीं होना है। तो पहले बनाते हैं एक वेन डायग्राम। अगर आपको वेन डायग्राम नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया हुआ है, तो प्लीज वहां से जाके या वो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो वेन डायग्राम का मीनिंग क्या है, यहां पे बनाता हूं, दो सेट्स लूंगा। ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, दिस इज माई यूनिवर्सल सेट जिसको हमेशा रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। और उसके बाद मैं कोई दो सेट्स पिक करूंगा। ठीक है, से दिस इज माई ए सेट एंड दिस इज माई बी सेट। ठीक है, और ये मेरा ए है और ये बी है। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूं तो ए यूनियन बी का मीनिंग ये होगा, ये वाला पूरा रीजन। ठीक है, ए यूनियन बी यानी कि वो एलिमेंट जो ए में भी होंगे बी में भी होंगे, सॉरी आइदर इन ए और इन बी। तो दिस इज द रीजन ए यूनियन बी। ठीक है, ये फिल कर लेते हैं। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूं तो यहां देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट पिक करेंगे। उस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, इस शेडेड रीजन के आउटसाइड का रीजन। तो कॉम्प्लीमेंट को मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूं, तो ये वाला रीजन। ये पूरा रीजन जो आएगा दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। क्लियर। दूसरी साइड अगेन एक वेन डायग्राम और बना रहा हूं और यहीं से ही आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दो सेट्स बना लिए, ये मेरा ए सेट है और ये मेरा बी सेट है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, इसके आउटसाइड का रीजन। तो वो ये रीजन आएगा, यहां वाले सारे लाइंस। दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए के बाहर का रीजन है। आई थिंक क्लियर है ये।
तो मैंने यहां बनाया ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन बनाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं उसको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को मैं वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रहा हूं, बी के आउटसाइड रीजन, तो दिस वन। ये रीजन होगा। क्लियर? अगर मैं यहां पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट लिया, उनका इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन रीजन कौन सा आएगा? जहां ये लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो ये वाला रीजन। और यहां भी वही रीजन है। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ? अगर मैं दो सेट का यूनियन लेता हूं, ए यूनियन बी, एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, या फर्स्ट हम पहले दो सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं एंड देन उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो दिस इज रिजल्टेंट सी। तो दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ फॉर यूनियन। जब भी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट हर सेट पे अप्लाई हो जाएगा, और यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। ये मैंने रिजल्ट प्रूव करा विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब एग्जाम में यही रिजल्ट आपसे मैथमेटिकली भी प्रूव करवा सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 3 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इसका यूज आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट जो एटलीस्ट एक सेट में है। जैसे हम इसको कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में 10th क्लास में मैथ्स लाइक करने वाले कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसको मैंने ए से डिनोट कर दिया। देन सेकेंड, साइंस को लाइक करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बी से डिनोट कर दिया। तो ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो स्टूडेंट जो या तो मैथ्स लाइक कर रहे हैं या साइंस लाइक कर रहे हैं। अब उसमें ऐसे भी होंगे जो दोनों लाइक नहीं कर रहे, तो बेसिकली ये यूनियन ले लेंगे, डायरेक्टली ये आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। और उसको कैलकुलेट करने के मेथड क्या है? वो स्टूडेंट कैलकुलेट कर लो जो मैथ्स को लाइक नहीं कर रहे, और वो स्टूडेंट फाइंड कर लो जो साइंस को लाइक नहीं कर रहे। इनका जो इंटरसेक्शन होगा, डेफिनेटली वो मैथ्स और साइंस दोनों को लाइक नहीं करेगा। तो आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। वो स्टूडेंट जो मैथ और साइंस दोनों में से किसी एक को लाइक कर रहे हैं, जब मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, इसका मतलब दोनों को लाइक नहीं कर रहे हैं। यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट, ए में मैथ्स को लाइक करने वाले स्टूडेंट से कॉम्प्लीमेंट लिया, तो द स्टूडेंट विच आर नॉट लाइकिंग मैथ्स, बी साइंस को लाइक करने वाले स्टूडेंट, दिस बी कॉम्प्लीमेंट द स्टूडेंट विच डोंट लाइक मैथ साइंस, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो द स्टूडेंट विच डोंट लाइक मैथ्स एंड साइंस बोथ। क्लियर? तो यहां वेन डायग्राम यूज हुआ। मैं सेकेंड प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा, इसको आप खुद मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, उस पर आप ट्राई करिएगा। सेकेंड, इसी में एक रिजल्ट ऐड करता हूं, देखिए कैसे। सेम चीज अगर मैं इंटरसेक्शन में करूं, ए इंटरसेक्शन बी एंड देन कॉम्प्लीमेंट लें, रूल को याद कैसे रखना है? सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट हर सेट पे अप्लाई हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहां इंटरसेक्शन है तो यहां क्या आ जाएगा? यूनियन। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ दो सेट्स पे ट्रू नहीं है, 3 सेट्स 4 सेट्स 5 सेट, कितने भी n नंबर ऑफ सेट्स ले लीजिए, ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू है। इसको मैं जनरल केस भी लिखूंगा भी। इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, वेन डायग्राम से आप खुद प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है? मैथमेटिकल प्रूफ क्या है? मैं पिक करता हूं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट
मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, मैं कैपिटल एस से लिख रहा हूं, इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट हमेशा 5 होता है। तो अगर एक्स में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और कॉम्प्लीमेंट में तो एक्स में नहीं होगा। तो इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो इस सेट के अंदर नहीं होगा। इंटरसेक्शन में नहीं होने का मतलब क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बेसिक से, और कहीं भी प्रूफ करते टाइम डेफिनेशन के अलावा कुछ नहीं यूज करना, हमें रट्टा नहीं मारना मैथ्स को, और डेफिनेशन पता हो गई तो मैथ्स सारी क्लियर है हमारी। एक्स ए में नहीं है तो एक्स कहां होगा, इज इन ए कॉम्प्लीमेंट, एंड एक्स कहां होगा, इन बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में होगा और बी में नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो इंप्लाइज एक्स कहां चला गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो इस सेट का हर एलिमेंट यहां पे चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट आ गया। रिवर्स प्रोसेस ले लेते हैं। अगर मैं पिक करता हूं x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या होगा, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो जब भी यूनियन आता है तो यूनियन किससे रिप्लेस हो जाता है, और से, और इंटरसेक्शन किससे रिप्लेस हो जाता है, एंड से। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और लिखा हुआ है। अगर a में नहीं है या b में नहीं है तो डेफिनेटली x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि अगर a इंटरसेक्शन b में है तो a एंड b दोनों में होना चाहिए, एटलीस्ट एक में भी नहीं है तो इंटरसेक्शन में तो होगा ही नहीं। इंप्लाइज x कहां चला जाएगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। तो इस सेट का एलिमेंट लिया, इस सेट में चला गया, इंप्लाइज a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट is contained in A intersection B whole complement। क्लियर? तो ये आपके पास सेकेंड इनक्वलिटी आ गई। ये वाला सेट यहां कंटेंड है, ये वाला सेट यहां कंटेंड है। तो फ्रॉम 1 and 2, तो A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट is equal to A complement union B complement। So this is called De Morgan law for intersection। तो मैंने सेकंड जो रिजल्ट है वो मैथमेटिकली प्रूफ करा है, और जो फर्स्ट रिजल्ट था वो हमने वेन डायग्राम से प्रूफ करा है। आप सेकंड रिजल्ट को, आपका काम क्या है, सेकंड रिजल्ट के लिए वेन डायग्राम बनाइए और फर्स्ट रिजल्ट के लिए मैथमेटिकल प्रूफ करिए। आई थिंक क्लियर है यहां तक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 120 स्टूडेंट। तो आपके पास 120 स्टूडेंट का कोई ग्रुप है, तो मेरा एक यूनिवर्सल सेट है U, जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 120। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन U इज इक्वल टू 120। इस 120 स्टूडेंट में से 70 स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, 60 स्टूडेंट फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, और 40 हैं जो बोथ स्टडी कर रहे हैं। तो मैं एक ए सेट बना लेता हूं, x बिलोंग्स टू U सच दैट x क्या कर रहा है, इट स्टडी, या इसको m से डिनोट कर देते हैं, स्टडी मैथ्स। ठीक है, और P एक सेट बना लेते हैं, x बिलोंग्स टू U सच दैट x जो है वो स्टडी करेगा
फिजिक्स। ठीक है, तो हमें ए में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, एम में कितने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम, कितने स्टूडेंट हैं 70 जो मैथ स्टडी कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, वो कितने हैं हमारे पास 60। और स्टडी बोथ, तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, वो कितने दिए हुए हैं 40। हाउ मैनी स्टूडेंट नाइदर स्टडी मैथमेटिक्स नॉर स्टडी फिजिक्स, तो बेसिकली एम कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, वो स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स स्टडी नहीं करते। पी कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, वो स्टूडेंट जो फिजिक्स स्टडी नहीं करते। हमें वो चाहिए जो मैथ्स भी स्टडी ना करे और फिजिक्स भी स्टडी ना करे, यानी कि इनका इंटरसेक्शन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली, डी मॉर्गन लॉ से एम यूनियन पी होल कॉम्प्लीमेंट। और इसका मीनिंग क्या है, यू माइनस एम यूनियन पी, ये आ जाएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम यूनियन पी। और एम यूनियन पी का हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, दो सेट के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है 120 माइनस ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, इट इज 120 माइनस एम में कितने एलिमेंट है 70, पी में कितने हैं 60 और इंटरसेक्शन में कितने हैं 40। तो इट इज 120 माइनस ये आपके पास हो गया 90। तो ओवरऑल कितने बचे 30 स्टूडेंट। तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नाइदर मैथ स्टडी कर रहे हैं और नॉर फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। यहां हमने ये यूज करा डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। अ यूनिवर्सल सेट दैट सेट कंटेन 300 एलिमेंट। ठीक है, तो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट यू दिया हुआ है जिसमें कितने एलिमेंट हैं 300 एलिमेंट्स हैं। टू सबसेट्स ए एंड बी सेटिस्फाई दिस। तो ए और बी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है और उसने दे दिया एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इज 120, एलिमेंट इन बी कॉम्प्लीमेंट इज 150 एंड एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 80। और हमें फाइंड करना है एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा ये हमें डिसाइड करना होगा। तो यहां पे देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एलिमेंट इन ए प्लस एलिमेंट इन बी माइनस एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां से हमारे पास एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, इसको इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले आएंगे तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये एन ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो यहां पे इस चीज का यूज कैसे करेंगे, यहां से एन ऑफ ए का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है माइनस ए में जितने एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट में जितने एलिमेंट है। तो जब ये यूज करेंगे तो एन ऑफ ए मेरे पास डेफिनेटली क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में 300 है और कॉम्प्लीमेंट में 120 है, तो दिस इज 300 माइनस 120।
ठीक है, तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इट इज 180। सिमिलरली यहां पे यूज करेंगे तो n ऑफ b वो भी सेम 300 माइनस 150, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 150। तो एन ए कैलकुलेट हो गया, एन बी कैलकुलेट हो गया, ये कैलकुलेट करना है। यहां पे देखिए डी मॉर्गन लॉ से ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या यूज कर रहा हूं, यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, ये इक्वल होगा। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और वो कितने दिए हुए हैं, हमें 80 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में 80 एलिमेंट है, तो इंप्लाइज एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यही तो होगा। तो ये कितने आ जाएंगे आपके पास 300 माइनस 80, तो ये क्या आ जाएंगे 220 एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर, तो ये आपके पास यूनियन की कार्डिनलिटी आ गई, ए की कार्डिनलिटी आ गई, बी की कार्डिनलिटी आ गई, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कार्डिनलिटी ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी वर्ड का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आपके पास आ गया 180 प्लस 150 माइनस 220। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 माइनस 200 ग्राम, और ये आ गया 50, 130 माइनस दिस, तो 1110 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। तो यहां पे हमारा यूज हुआ डी मॉर्गन लॉ, और बहुत सारे क्वेश्चंस में आप डी मॉर्गन लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या डिस्कस करा, डी मॉर्गन लॉ क्या है, उसको वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करेंगे, या उसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने ऐड ऑन करे यहां पे। ठीक है, थैंक यू।